मेरा नाम अंशुमान है और मैं अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ। 2018 वाले आईएफएस एग्ज़ाम में मेरी 11th रैंक आई थी और उसी साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी मेरी 356 रैंक आई थी। तो उसे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में 2025 से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे 25 मई 2025 को इस बार प्रीलिम्स है। तो अभी फरवरी आधा हो चुका है, तो आधा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आपके पास कुल मिला के 3.5 महीने हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि व्हेन टू स्टार्ट। तो इसी पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो 20 मिनट के लिए होगी वीडियो होगी तो थोड़ा आपको एक बेटर व्यू मिल पाएगा। तो जो ऑलरेडी प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो वो अगर 2 महीने भी प्रिपरेशन करेंगे तो मोर देन इनफ है। अगर वो अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 1 अप्रैल या फिर 25 मार्च से, कि 2 महीना वो प्रीलिम्स को डेडिकेट कर रहे हैं, तो मोर देन इनफ है। और अगर इन केस आपने प्रीलिम्स पहले दिया है, नहीं हुआ है, या फिर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट उतने नहीं है, तो उस केस में अभी स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो अभी एक ऐसा काम कर सकते हैं कि फरवरी जो आधा महीना अभी बचा हुआ है, साथ में मार्च, अब कुछ टाइम 3 से 4 घंटे आप प्रीलिम्स को डेडिकेट कर दें। बाद बाकी में आप मेंस का भी जो जीएस है या फिर ऑप्शनल है उसको पढ़ रहे हैं। और फिर जैसे ही अगर मार्च ख़त्म हो जाएगा तो अप्रैल और मई आप फुल्ली डेडिकेट कर सकते हैं प्रीलिम्स को। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। और ये आपको खुद पता लग जाएगा। आपने पहले अगर दे रखा है तो आपको खुद पता होगा कि अब मेरे को स्टार्ट कर लेना चाहिए। और लास्ट का 2 महीना तो आपको फुल्ली डेडिकेट करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और इन केस अगर अभी लग रहा है करें कि नहीं करें, तो बेस्ट है कि कुछ स्टार्ट कर लें। टोटली प्रीलिम्स का नहीं करें, थोड़ा मेंस का भी करें, थोड़ा प्रीलिम्स का भी करें। और उसके अलावा अब रिवीजन स्ट्रैटेजी पे उतर जाते हैं। तो एक मेजर गलती लोग बाग जो करते हैं कि एक गलती करते हैं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। तो उसकी वजह से भले आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा लेकिन मेंस में आपको दिक्कत होगी। उस वहाँ पे भी आपको नोट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से बिफोर प्रीलिम्स आपके जीएस के नोट्स, ऑप्शनल्स के नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कुछ एक आध दो टॉपिक अगर छूटा है तो अलग बात है। तो उस केस में आपको मेंस भी निकालना है, तो उस केस में केवल अब प्रीलिम्स कर लेंगे तो भी नहीं होगा। तो एक बैलेंस लेके चलना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी में लोग गलती ये करते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आपका कोर एस्पेक्ट है, तो इसमें आपका ये वीक होना ही नहीं चाहिए। और बाद बाकी जो कल्चर है, इन्वामेंट है, आपका करंट अफेयर्स भी हो गया, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सब इतना कोर एस्पेक्ट नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्या, ये आपको वीक भी है लेट से तो चल जाएगा, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो आपको वीक नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा टाइम भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की रिवीजन पे ही देना है। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री दे रहे हैं तो हिस्ट्री में आपका स्पेक्ट्रम अगर देख रहे हैं तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत अच्छे से रिवाइज करना है। ज्योग्राफी में मैप वर्क वगैरह जो है, एनसीईआरटीज अच्छे से रिवाइज करना है। इकोनॉमिक्स में जो भी आप एक बुक फॉलो किए होंगे तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है। मेजर टाइम आपका, अगर आप 100 आवर्स फॉर एग्जाम्पल 100 आप टाइम यूनिट्स दे रहे हैं तो आपका 70 टाइम यूनिट्स इन्हीं 4 पे जाएगा। बाद बाकी जो 30 यूनिट्स है वो बाद बाकी चीज़ों पे जाएगा, जैसे कल्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और भी कुछ मिसलेनियस चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसके अलावा रिवीजन में आप 1 पेजर नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। कुछ कुछ एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल आप लक्ष्मीकांत में कुछ जो चीज़ें भूल जाते हैं तो उसको आप या तो आप बुक में मार्क कर लें या फिर आप नोट्स बना लें जो आप एक दिन पहले देख लेंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। और लगभग मान के चलें कि अगर आप 2 मंथ आप डेडिकेट कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो लास्ट महीने में तो ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह ही फिर से आप देख रहे होंगे। तो आपको रिवाइज करने के लिए इफेक्टिवली ना एक ही महीना मिलता है प्रीलिम्स का, क्योंकि 2 महीना आप प्रीलिम्स के ओवरऑल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 1 महीना के लिए आप रिविजन पे फोकस करेंगे, बाद बाकी 1 महीना टेस्ट सीरीज या फिर। तो लगभग आपका 4 मेन एरियाज़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो लगभग 1 हफ्ता आपको देना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा इच सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए। और कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा टाइम देना है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप जैनिज्म, बुद्धिज़्म है, तो ये आप ज़्यादा टाइम देखिए अगर रिवाइज भी कर रहे हैं, या फिर आप रिवर्स है, माउंटेन्स है, मैप वर्क वगैरह हो गया जो ज्योग्राफी में आता है, पंचायती राज सिस्टम वगैरह हो गया, पार्लियामेंट का जो चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है आपका लक्ष्मीकांत में, कुछ फिलोसफिकल बेसिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पूछा गया है, तो वो सब आप कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता लगेगा।
और उसके अलावा आप एंशिएंट मेडाइवल में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं कीजिएगा। एंशिएंट मेडाइवल में अगर आप पहले एक बार पढ़ रखे हैं एनसीईआरटी और एंशिएंट मेडाइवल और कल्चर, इस पे आप 3 से 4 दिन दे देना। अगर आप 2 दिन एंशिएंट देख लेकर रिवाइज कर ले जो आपने पहले पढ़ रखा है, एक दिन में मेडाइवल रिवाइज कर ले, और लेट से 2 दिन कल्चर दे दे, इतना ही मोर देन इनफ है। इन्वायरमेंट में भी अगर आपने जो अगर कोई भी बुक शंकर या कोई सी भी बुक पढ़ रखी है उसको रिवाइज करने में मुश्किल से आपको 2 दिन लगेगा। इससे ज़्यादा आपको देने की फिर ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा कौन सा एक आपका बच गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो गया, कल्चर भी हो गया, और अब करंट अफेयर्स में लेते आए तो करंट अफेयर्स में भी आपको ज़्यादा टाइम, एक हफ्ता काफ़ी है। 1 साल का करंट अफेयर्स आप अगर आप देख रहे हैं ना, एक हफ्ता है, मैक्सिमम 10 दिन काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तो ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज हो गया। एंशिएंट मेडाइवल में मेन लोग होता है एंशिएंट मेडाइवल, कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। अब ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह आप देखोगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स की, टाइगर रिजर्व्स की, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की जगह आप इन्वायरमेंट कर रहे हैं। आपका मेन जो कोर 4 सब्जेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज आप कोई से भी एक कोचिंग की, जो लगभग कोई से भी कोचिंग उठाओगे तो आप 35 टेस्ट रहता है उसमें। तो 22 टेस्ट आपका सेक्शनल होगा, 13-14 आपका लगभग फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो ऑप्टिमम है कि आप 50 टेस्ट दे रहे हैं ना, तो मोर देन इनफ है। तो आप 35 टेस्ट किसी भी एक कोचिंग के दे सकते हैं, बाद बाकी दूसरी कोचिंग की जो आपको लगता है सेकंड बेस्ट है तो उसके केवल आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। तो जो आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं ना, उसको एक्चुअली एग्जाम लाइक कंडीशन में दीजिएगा कि बाकायदा 2 घंटा बैठ के दे रहे हैं, ओएमआर सीट में मार्क कर रहे हैं। और सेक्शनल टेस्ट है तो आप उसको वैसा दे सकते हैं कि अच्छा एक सवाल निकाले, आंसर निकाले, उसका आंसर मिलाए, फिर देखिए क्यों गलत हुआ। तो उसको आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका आंसर मिला है, कुछ नॉलेज एस्पेक्ट आपको मिला तो उसको नोट किए, इस तरह करते करते आप 100 सवाल सॉल्व कर लिए, वो भी कर सकते हैं सेक्शनल टेस्ट में। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट आप 20 फुल लेंथ टेस्ट तो देंगे ही, तो वो आप एकदम एक्चुअल एग्जाम लाइक कंडीशन में दीजिएगा। उसके अलावा फिर अब रहा PYQs का रोल। तो PYQs में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली लास्ट 10 साल के। इसमें 2 एस्पेक्ट हो जाता है। एक होता है कि जो PYQ है, किस एरिया से सवाल पूछा गया है, तो उसका जो नॉलेज एस्पेक्ट है, उसके ऑप्शनल, उसके जो ऑप्शंस में भी जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है उसके बारे में डिटेल में आप जाके देख लिए। तो नॉलेज एस्पेक्ट से आप उसको काफ़ी ब्रोडन करके पढ़ लिए, जिस थीम से पूछा गया। फॉर एग्जांपल अगर वो रिवर के मैपिंग से रिलेटेड है तो रिवर का मैपिंग आप डिटेल में अच्छे से कर लिए। तो ये करना, तो उस फोकस एरियाज आपका जो एनर्जी एकदम चैनलाइज्ड हो जाता है अगर आप PYQs पे अच्छे से फोकस करोगे। उसके अलावा स्मार्ट गेस वर्क का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि आप कितने सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अब 2 उसमें स्ट्रेटजी होती है कि एक होती है कि आप 80-85 करो लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तो आपका प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाएगा। या फिर दूसरा होता है कि आप 95 या 100 में 100 करो, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है लेकिन अब चूंकि आप कम अटेम्प्ट करते हैं जो आप एक्यूरेसी के साथ करते हैं, अब जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया तो उसकी वजह से आपका पॉजिटिव ही बेनिफिट हो रहा है, तो आप इसलिए ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो। तो दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं ऐसे फॉलो करता, तो मैं 100 में 100 मार्क करने वाला हूँ। जब भी किया हूँ उतना ही किया हूँ। अब आप 95 भी ले सकते, वो भी ओके है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, तो आपको मेरे वीडियोस देखने को मिल जाएगा। मैं 2016 से 2024 लास्ट 8 साल की आपको वीडियोस मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसी चैनल पे, जिसमें मैंने हर सवाल को डिस्कस किया है। 2016 से 2024 तक जितने भी टोटल 800 सवाल होंगे ना, हर सवाल को डिस्कस किया है कि अगर अच्छा जो सवाल स्मार्ट गेस वर्क से सॉल्व हो सकते थे। और बहुत लोग मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि कुछ लोग थैंकफुल भी हैं कि उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जैसे कट ऑफ अगर 100 जा रहा है तो वो लोग 95 to 98 ये सब के आसपास हॉवर करते हैं और उनका मान लीजिए प्रीलिम्स नहीं हो पाया हो या हुआ भी हो जस्ट 1-2 नंबर से ऊपर रहे हो, तो वो चाहते हैं कि अच्छा जो कट ऑफ रहे उससे 10-15 मार्क्स ज़्यादा हो, तो या तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी निकल जाए, या फिर लेट से कि वो 1 महीना जो टाइम पीरियड होता है ना जब तक रिजल्ट नहीं आता है प्रीलिम्स का, तो उस समय सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उस समय सही से पढ़ाई हो पाए तो उसके लिए आप प्रीलिम्स में अच्छा आउट परफॉर्म करो, इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पर्टिकुलर वैसे लोगों के लिए तो ये स्मार्ट वर्क गेस वर्क काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो कुछ लोग थैंकफुल हैं कि उससे हेल्प करता है, कुछ लोग का होता है कि ये करने के बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो 2 चीज़ है, एक कि अगर आपका बेसिक अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस केस में आप कितना भी गेस वर्क करेंगे तो फिर वो इफेक्टिव होगा नहीं। कि आपका अगर बेस वर्क स्ट्रॉन्ग है कि आपको जो ईजी सवाल हैं वो जो हर एक सीरियस एस्पिरेंट सही करेगा वो आप सही कर रहे हैं, मीडियम लेवल में ठीक है 80 to 90% सवाल आप सही कर रहे हैं, वो लेवल आ चुका है कि हाँ इतना आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अब लक्ष्मीकांत साहब कोई अब सवाल अब प्रियम्बल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आपके लिए फिर स्मार्ट गेस वर्क की कोई टेक्निक्स हेल्पफुल नहीं होगी। आप
लक्ष्मीकांत से जो सवाल आ रहा है आप सही कर ले रहे हैं, आपका जो लेट से मॉडर्न इंडिया से जो आ रहा है सही कर ले रहे हैं, मैप वर्क में अगर ज्योग्राफी वगैरह से जो आ रहा है कोर एरियाज में आप 80% सवाल सही कर लेते हैं, वही सेम चीज़ आपका हाल इकोनॉमी में। डैट मीन्स आपका एक बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं। जो ईजी टू मीडियम सवाल जो सब कुछ सही करेगा वो आप भी सही कर लेंगे, वो गलती आप नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए स्मार्ट गेस वर्क हेल्पफुल होगा। लेकिन आप स्मार्ट गेस वर्क में सीधे कूद जाएंगे तो ऐसा कोई भी रामबाण नहीं है जो आपका सवाल सही करा देगा, कोई भी स्मार्ट गेस वर्क। और उसके अलावा करंट अफेयर्स है तो किसी भी आप कोचिंग का एक जो कंपाइलेशन होता है 1 साल का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें 10 दिन से ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में कभी आ जाते हैं सवाल, 2016 जो ईयर था उसमें करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा सवाल आए थे, मोर देन 20। और कुछ साल है जिसमें 2-3 ही सवाल थे जो करंट अफेयर्स से आए थे, तो वेरी करता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम फोकस करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स का ऐसा होना चाहिए कि इसमें अगर करंट अफेयर्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, कल्चर हो गया, ये सब ऐसा एरियाज हैं कि इजी टू मीडियम सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। बात बाकी टफ सवाल का तो कोई हिसाब नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेगा यूपीएससी। तो अब जैसे अगर आपका इजी सवाल गलत नहीं होगा तो आप रेस से बाहर नहीं होंगे। आप इजी सवाल गलत करेंगे तो आप इजीली रेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इजी सवाल आपके आते हैं, उतना आपका करंट अफेयर्स आपने अच्छा कर रखा है, उतना आपका कल्चर अच्छा है, उतना आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, तो उसके बाद आप ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाना है, जो एरियाज में पूछे गए उसी में मैंने डेप्थ में पढ़ना है, उसी से मेरे को स्मार्ट वर्क सीखना है, ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। और सी सेट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब सी सेट में अब लोग जो कॉन्फिडेंट नहीं है कि 66 मार्क्स पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, एटलीस्ट आपका 100+ आ रहा है, तब आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उस ब्रैकेट में है कि आपको लग रहा है कि सीसेट पे फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि लास्ट आप 10 साल देखें। अभी 2024 तक का आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स का पेपर, आप 10 साल नहीं, आप लेट से 6 साल ही देखिए। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ये 6 साल का आप सीसेट पेपर उठा लीजिए। आज 1 साल आज उठाइए जो सीसेट पेपर 2019 को, उसको 2 घंटे में बाकायदा एग्जाम लाइक कंडीशन में सॉल्व कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उससे सीखिए। फिर फर्दर अगले दिन आप 2020 का सॉल्व कीजिए, फिर उससे सीखिए, एनालाइज कीजिए, और फिर अगले दिन 2021 का सॉल्व कीजिए। इस तरह करते करते आप 6 दिन में आप 6 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए। आप खुद देखेंगे कि 1 साल का सॉल्व करने के बाद ऐसे यूपीएससी का सीसेट पेपर देखेंगे ईयर बाय ईयर थोड़ा डिफिकल्ट होता गया। 2024 थोड़ा ईजी हो गया था, लेकिन अब 2019 से 2023 का आप ग्राफ देखेंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया था। तो आप देखेंगे कि हाँ ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ सीखने को मिला जो आप नए साल नेक्स्ट ईयर में आप इंप्लीमेंट कर पाए। ये होगा, आप खुद रियलाइज करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट एस्पेक्ट है। उसके अलावा आपको फिर भी कुछ एरियाज वीक लगते हैं तो आप उस पर आप फोकस कर सकते हैं। और सीसेट में लोग गलती ये करते हैं कि मेरे को जो पर्सनली लगता है कि आप एक बार जाते हैं, जाके आप अरिथमेटिक का सवाल सॉल्व करते हैं, 1 घंटा दे दिए, 1 घंटा आप दे दिए आप लेट से मैथ्स का सवाल सॉल्व करने में। उसमें दिक्कत ये होती है कि आप लेट से आप 10 सवाल मैथ्स का सॉल्व करेंगे नहीं, 11वां सवाल सॉल्व करने के लिए जाएंगे, भले वो ईजी टू मीडियम लेवल का ही हो, लेकिन दिमाग में वो बोरियत भरी हो, आदमी बोर हो जाता है, बोरियत भरी सी जाती है कि हाँ थोड़ा सा वो आदमी अब कुछ एक नया काम करेंगे तो फिर आप थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगता है। तो बेस्ट क्या होता है ना, यूपीएससी भी आपको जो 10 सवाल का जो स्लॉट देता है ना, उसमें आपको 5 कंप्रीहेंशन देगा, 5 मैथ्स और रीजनिंग के देगा, तो आप दोनों साथ में सॉल्व करते जाइए। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंप्रीहेंशन और ये भी मैथ्स और रीजनिंग के भी। और किसी एक पे फोकस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप केवल रीजनिंग पे फोकस करेंगे या मैथ्स पे, तो दिक्कत उसमें ये हो जाती है कि लेट से कहीं गलत हो गया, बहुत डिफिकल्ट आ गया, अगर आपको उतना मैथ्स अच्छा नहीं है तो। और अगर केवल आप इंग्लिश पे सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पे, तो उसमें थोड़ा सा फिर भी एक फैक्टर रहता है कि अब 2 ऑप्शन तक तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, बच्चे 2 में कौन एक सही है, कौन बेटर ऑप्शन है, तो उतने कम टाइम में आपको जल्दबाजी में पता नहीं चलता, कभी कभी गलत भी हो जाता है। उसमें एक्यूरेसी आपका मैथ्स में आंसर से निकल गया तो डेट मीन्स आप सही हैं, 10 सवाल में तो 9 सवाल आपका सही होगा, लेकिन वो ऐसा कॉम्प्रिहेंशन में होता नहीं है। इसलिए दोनों का मिक्स आप यूज़ कीजिए, और उसमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिएगा कि लेट से आपके पास 120 मिनट है और 80 क्वेश्चन है, तो आपको 10 मिनट के आप हर 15 मिनट के स्लॉट में देखेंगे आपके पास 10 सवाल है सॉल्व करने के लिए। तो वैसा ही कीजिए कि आप टोटल पेपर को आप 8 स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए, टोटल टाइम को भी आप 8 स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो हर 15 मिनट के स्लॉट में आपको 10 सवाल सॉल्व करना है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर लेट से 41 to 50 आप पहला 15 मिनट में सॉल्व कर लिए, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन भी है, मैथ्स भी है। तो इस तरह से करते जाएंगे ना, तो थोड़ा सा एक टाइम बाउंड भी हो जाता है, थोड़ा सा बोरियत नहीं रहती है, वो निकल जाता है इजीली। और कुछ जो एरिया वीक है तो आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीजनिंग है। और अब ये 2 आवर टाइम मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, और सीसैट से रिलेटेड मैंने हल्का सा कल टच कर लिया है। तो
लास्ट का, अब इससे पहले आने से पहले एक मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि लास्ट का जो आपका एक महीना होता है, सब 2 महीना आप प्रिपेयर कर रहे हो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए, अप्रैल और मई। तो लास्ट जो महीना होगा मई, मतलब लास्ट महीना समझ लीजिए 25 अप्रैल से लेकर 24 मई, जो लास्ट 30 डेज़ है, तो उसमें भी उस लास्ट 30 डेज़ में जो पहला 15 दिन होगा उसमें आप जो फुल एंड टेस्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उस समय सबसे ज़्यादा हर दिन एक टेस्ट देना है, उस तरह की स्ट्रैटेजी रखना एक ऑप्टिमम होता है। और जैसे लास्ट 2 मंथ में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहला मंथ है आप जनरली उसमें रिवीजन करेंगे और सेक्शनल टेस्ट देंगे, और जो सेकंड मंथ हो गया उसका जो पहला 15 दिन है आप मेनली फुल लेंथ टेस्ट देंगे, और जो पहला 15 दिन हो गया, दूसरा 15 दिन मतलब एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले आप फुल एंड टेस्ट कम दे दीजिएगा, और लास्ट फुल एंड टेस्ट वही दीजिएगा जिसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपको कॉन्फिडेंस फील करे। और लास्ट के 7-10 दिन में ना ज़्यादा टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप टेस्ट क्यों देते हैं, आपका 2 फायदा होगा। एक तो आपको कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ सीखने को मिला, कुछ नए सवाल आपको मिल गए। दूसरा होता है कि आप कुछ एक नाक डेवलप करते हैं कि अच्छा थोड़ा बहुत पता है, कुछ इन्वेलेट कर पा रहे हैं, एक दो ऑप्शंस, उसके बाद कैसे आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, नॉलेज वाइज में देखेंगे तो आप ऑलरेडी आपने अगर 50 टेस्ट दे रखे हैं एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम से 15 दिन पहले तक, तो उसके बाद आपको कुछ खास ऐसा नॉलेज मिल नहीं जाएगा। ज़्यादा सरदर्दी फिर मिलती है कि बहुत आदमी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर एनजाइटी बढ़ने लगती है। और दूसरा है कि आप कुछ स्मार्ट गेसवर्क की टेक्निक सीख सकते हैं कि अच्छा कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे आंसर निकाले, स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स जो आप बोल रहे, वो आप ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सीखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू टेस्ट पेपर्स, क्योंकि कोई भी टेस्ट पेपर आप एग्जाम लाइक कंडीशन को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। तो लास्ट 15 दिन में मेरे ख्याल से जो वैसे एरियाज जो आपको लगता है रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, जैसे लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं नॉलेज वाइज से ज़्यादा कि स्मार्ट गेसवर्क के एंगल से, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो 2 आवर टाइम मैनेजमेंट है, तो ये आप बाकायदा जो आप एक्चुअल एग्जाम में फॉलो करेंगे, हर फुल एंड टेस्ट में भी फॉलो कीजिएगा, तो उसमें आइटरेशंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था कि अगर टोटल आपके पास 100 सवाल है और आपके पास 120 मिनट है, तो 2 घंटे हैं और 100 सवाल है, तो मैं 3 आइटरेशंस में लगभग उसको सॉल्व करता था। उसको ऐसे डिवाइड करता था कि एज इफ कि ट्राई करो कि एक ही घंटे में आपको 100 सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास 1 घंटा है, 100 सवाल है, तो आप 100 सवाल को 4 स्लॉट में डिवाइड कर लो, 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, और आपको 1 घंटा को भी 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो तो 15 मिनट का स्लॉट होगा। तो हर 15 मिनट में 25 सवाल सॉल्व करना है। तो पहला 25 सवाल का स्लॉट पहले 15 मिनट में, दूसरा 25 सवाल का स्लॉट दूसरे 15 मिनट में, उसी तरह करते करते तीसरा 25 सवाल का स्लॉट तीसरे 15 मिनट में, और पहले आवर के एंड का जो 15 मिनट होगा उसमें लास्ट 25 सवाल। आप तो स्लॉट्स थोड़ा इंटरचेंज भी कर सकते हो। अब जैसे पहले 15 मिनट में मैं 25 सवाल देख रहा हूँ, तो उस 25 सवाल में क्या होगा कि देख के कुछ का आंसर निकल जाएगा, कुछ का मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा 1-2 ऑप्शंस, कुछ में तो हवा ही नहीं लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे जितना आंसर निकल आ पाया लेट से, तो ठीक है निकल गया, और जिसमें एलिमिनेट कर सकता हूँ तो कर दिया, और जिसमें है कि लेट से कुछ नहीं पता लग रहा है तो जितना कुछ पता लग रहा है उसमें मार्क कर दिया। तो आप देखेंगे कि आप उस 15 मिनट में ना उस 25 सवाल में से आप 8-9 ही एक्चुअली में सॉल्व कर पाएंगे, और बाद बाकी में कुछ में आप कुछ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, किसी में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, और किसी में तो कुछ हवा ही नहीं लगेगा। नॉर्मली यही होगा। और फिर उसके बाद आप दूसरे सवाल में भी स्लॉट में जाएंगे, दूसरे 25 सवाल के स्लॉट में अगले 15 मिनट में, तो उसमें भी आपको 8-9 मिल जाएगा। तीसरे में जाएंगे तो उसमें भी लेट से आपको 9-10 मिल जाएगा। चौथे में भी जाएंगे, चौथे स्लॉट में जो 76 to 100 76 से जो 100 होगा उसको अब अगले 15 मिनट में जब आप देखेंगे तो उसमें भी आपको 9-10 सवाल आप उसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो हर स्लॉट के बाद ना, जैसे आप 15 मिनट का स्लॉट खत्म हो रहा है उसके बाद ही अब मैं OMR शीट पे एक्चुअली मार्क कर लेता था। बहुत लोग एक सवाल निकलता है तो भी OMR शीट पे मार्क करते हैं, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। तो 1 आवर के एंड में लगभग हर स्लॉट में से अगर मान लीजिए 9-10 निकल रहे हैं, तो लगभग अप्रोचिंग 40, बिटवीन 35 and 40 सही आंसर आपके निकल गए हैं। ठीक है, और 60 मिनट अब बचा है, और आपके पास स्लाइटली मोर देन 60 to 65 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपका एक आइटरेशन पूरा हो गया, तो लगभग आपका 35 से 40 सवाल निकल चुका है और 1 घंटा निकल चुका है। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप बाद बाकी सवाल जो आप सॉल्व नहीं किए उसको आप एक बार पढ़ चुके हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं आइडिया लग रहा है। एक बार आप पढ़ चुके हैं ना, तो दिमाग का ये होता है जब एक बार सवाल देखते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर से देखते हैं ना, तो फिर
क्लिक करती हैं चीज़ें, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ फीड इन हो जाता है। तो अब जब सेकेंड आवर में आएंगे तो उसके बाद अब टारगेट होगा, अब 60 मिनट है, 60 सवाल है, तो हर मिनट में एक एक सवाल निकालते जाना है और यही होगा। तो अब यही 40 मिनट तक आप करोगे तो लगभग 40 सवाल निकाल लोगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आपका बच जाएगा लेट से, तो फिर भी लेट से आपका 20 सवाल बच गया, तो फिर थर्ड आइटरेशन में जाओगे तो बच्चे 20 मिनट में 20 सवाल निकाल लेना है। तो मैं एट द एंड ऑफ द 2 आवर मैं 100 सवाल निकाल लेता था बाय हुक और क्रुक। अब जो सही हो गलत हो, अब जैसे जिसमें आंसर निकल गया ठीक है, जिसमें आपको लेट से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 बचा हुआ है, वो आप मारोगे ही, तो उसको बाद में बचाने की जरूरत नहीं है, बाद में वही मारोगे तो सच अभी मार लो। कुछ गलत आपका ऐसे भी होना है, तो वो डरना नहीं है, अगर एक गलत हो गया तो कैसे होगा, फिर तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक वर्क कर रखा है, बेसिक चीज़ें आपने रिवाइज कर रखी है, तो ऐसे ही आप रेस में हो। और अब 10 जगह पे आप गेस वर्क करते हो तो एटलीस्ट आपका पॉजिटिव बेनिफिट होता है, आप ये करके भी देखना। अगर नहीं होता है तो आपको अपने मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये 2 आवर टाइम मैनेजमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, और ये 2 आवर टाइम मैनेजमेंट बोलने में आसान है, आप कर लोगे 4-5 टेस्ट में तो फिर यूज टू हो जाओगे, लेकिन 4-5 टेस्ट में भी एटलीस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर एक्चुअल एग्जाम लाइक कंडीशन में क्या होता है कि पेपर देखने के बाद वो फिर फील आने लगती है कि अरे इस बार तो नहीं होगा, अगली बार देख लेते हैं। लेकिन कितना भी आप प्रिपेयर कर लियो तो भी ऐसा होता है। तो लेकिन आप 2 आवर टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से की हो तो आपको पता है कि हाँ, भले कितना भी पेपर टफ हो, बेसिक वर्क मैंने किया है, बेसिक चीज़ें मैंने रिवाइज की हैं, जो लोग भी रेस में होंगे तो उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। बस अब यहाँ पे 2 आवर को कैसे यूटिलाइज करना है उस पर डिपेंड करेगा कि आप रेस से बाहर तो होते हो कि नहीं होते हो। तो अगर उसको सही से यूटिलाइज कर लेते हो, स्मार्ट गेस वर्क के साथ टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो, तो फिर सब कुछ उसमें फिर बढ़िया ही हो जाता है। और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पर्टिकुलरली आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स दे रहे हो, और या फिर नहीं भी दे रहे हो तो भी अगर सिविल सर्विसेज का भी दे रहे हो तो भी आप प्रीलिम्स के बाद जो 1 महीना होता है उसको आप सही से यूटिलाइज करने के लिए भी प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, कि उसमें नहीं रहो रेस में कि कुछ कोचिंग वाले बोल रहे हैं कट ऑफ आपका 100 जाएगा लेकिन आपका 98 है, कुछ कोचिंग बोल रहे हैं कि 95 जाएगा, तो आप उस होड़ में हो कि अच्छा हो सकता है कि हूँ इन, हो सकता है कि आउट हो जाऊँ, तो 20 दिन फिर पढ़ाई नहीं होती है। फिर वो 20 दिन बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि आपने अगर मेंस की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो 20 दिन में रिवाइज करके एग्ज़ाम देना ही में बहुत बड़ी बात हो जाती है, कि आप 20 दिन काफ़ी होता है। अगर नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऑप्शनल्स और मेंस के आपने जीएस की दे रखी है पहले से ही, और आपका दोनों का नोट्स भी प्रिपेयर है, तो अब 20 दिन में रिवाइज करके बेसिकली आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे सकते हो मेंस का, एक बार आपने कर रखा है अच्छे से। तो वो 20 दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए उसमें प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ भी अगर स्पेसिफिक कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो, और उसका लिंक, सब कुछ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और भी कोई पर्टिकुलर अगर वीडियो चाहते हैं, स्पेसिफिक कोई अगर वीडियो, तो बता सकते हैं, या फिर कोई कुछ डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।